Hello, future officers. Welcome to D's Coded again. Today we'll do the test assignment 6 solutions. The topic of this assignment was rules of divisibility and remainders. If any one of you is not thorough with the concept of rules of divisibility and remainder, then in this channel there is a playlist of divisibility and remainder. Go and watch that first and then come and try to solve these questions. Okay, before starting this I would like to tell you one thing, that CSAT is very easy and any one of you who is watching this video, आप में से कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको अपने आप भी कर सकता है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि वो आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो सिखाता ही नहीं है सही से, आपको वो याद करना सिखाता है, इसलिए आप नहीं कर पाते. पर मेरी स्कूलिंग के टाइम में मैंने उसको नहीं याद किया तो मैं इसलिए इसको सॉल्व करा पा रहा हूँ. आप भी अगर अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अगर फ्यूचर में कोई पूछेगा तो आप भी उसको जवाब दे पाएंगे इन क्वेश्चंस का कि ये कैसे सॉल्व हुए. अगर आप सीख जाएंगे तो विद प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे. और हर एक आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल आप में से कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटी में मास्टर होंगे, सम वुड बी मास्टर इन इकोनॉमिक्स, सम वुड बी मास्टर इन IR, सम वुड बी मास्टर इन comprehension, some would be master in your reasoning. So any one of you can be master in any subject, and if you are not master in that subject, you can anytime achieve that mastery by working hard for it. Okay, so there is no hard and fast rule कि आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये कोई भी कर सकता है. It is very easy. जिसका इसमें इंटरेस्ट आ गया वो कर लेगा. Okay, so with this let's start it. If you think that these videos are helpful to you and I'm able to make these questions very easy for you to solve, so please recommend it to your friends also, so that every one of you succeeds. Okay, now let's start. The first question goes like, there exists a number x is equal to x, आपके पास है p25 का स्क्वायर और आपके पास y है p क्यूब. ठीक है, नाउ when x and y are added, ओके जब x और y को ऐड किया वी गेट अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9. सो हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स में पढ़ा है कि जो भी नंबर अगर कोई डिविजिबल है 9 से तो उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं अगर वो 9 से डिविजिबल हो गए तो नंबर डिविजिबल हो गया. तो x प्लस वाई जो है आप उसको लिख सकते हो p25 स्क्वायर प्लस p क्यू. अब इसके डिजिट्स कौन से हैं? इसके डिजिट्स हैं p और 2 और 5 और p. तो ये आपका हो गया 2p प्लस 7. ये 2p प्लस 7 नहीं हुआ जो हमने अगर जब हमको डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि डिजिट्स को ऐड करते हैं. इसके डिजिट्स कौन कौन से? p है, इसके डिजिट्स हैं आपके p, 2, 5 और p. तो हम इसको ऐड करके चेक करते हैं. तो अब आप ऐसे तो नहीं बता सकते कि p की वैल्यू क्या होगी, तो आप चेक करके देख लो. p की वैल्यू 3 डालो आप, तो p की वैल्यू 3 डालो, 2 इंटू 3. अगर वो p की वैल्यू 3 डालने पर एक ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी के टेस्ट में कि जो भी डिजिट्स हैं, इसमें डिजिट्स हैं p, 2, 5 और p, तो अब वो डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो. और अगर वो जो एडिशन के बाद आपका पास आंसर आता है, अगर वो आंसर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा. तो हम चेक करते हैं कौन सी p की वैल्यू पे डिविजिबल है. ठीक है, तो आपका p की वैल्यू मैं 3 डालता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 7, दैट वुड बी योर 6 प्लस 7, दैट वुड बी योर 13. 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू p इज इक्वल टू 6. That would be your 2 into 6, 12 plus 7. That would give you 19, and 19 is also not divisible. Now let's take p is equal to 9. That would be 2 into 9 is 18 plus 7. That would be your 25. And 25 is also not divisible by 9. Okay. So we can say that the answer to this question is D. No given value satisfy the condition. Okay. Now let's move on to another question. If there exists a number x is equal to 123 factorial, then how many 45 are needed to divide x? तो ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी का. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर्स को ढूंढते हैं सबसे पहले कि कौन से प्राइम नंबर इसको वो कर सकते हैं डिवाइड. सो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहली बात आपके पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 123 फैक्टोरियल. ठीक है, और आपके पास 45 है, तो आप 45 को क्या लिख सकते हो, इसमें हमेशा प्राइम नंबर से को यूज़ करेंगे, याद रखिएगा. तो जो भी आपके पास दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे x इज इक्वल टू 123 फैक्टोरियल दिया हुआ है मेरे पास, तो
मुझे कितनी बार 45 चाहिएगा उसको पूरा डिवाइड करने के लिए, या ठीक है ये इसका है कि मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। गेटिंग? तो 45 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 9 जो हो जाएगा आपका 5 इंटू 3। इस टाइप का क्वेश्चन हम अपने उसमें भी कर चुके हैं, जो आपके पास वीडियो है डिविजिबिलिटी और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो वहाँ देखो। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है इसमें, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है, कि 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/2। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 123 को हम डिवाइड करेंगे हर एक इन दोनों नंबरों से, और देखते रहेंगे कि सबसे छोटा वाला कौन सा रहता है, जिससे, क्योंकि अब मुझे 45 बनाने के लिए 5 और 9 चाहिए। तो अगर 5 कम आ गए इसके अंदर जो मैं निकालूंगा इलस्ट्रेशन, तो इसका मतलब जितने बार 45 आता होगा इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब इसमें ये होता है कि अगर आप 123 को एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, 123 फैक्टर को एक्सपेंड कर सकते हो 123 इंटू 122 और आगे चलता जाएगा 1 तक। जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो जितनी बारी भी 45 आ जाएगा इस एक्सपेंशन में, उतनी ही बारी वो 45 से कट जाएगा, ठीक है, उतने ही 45 मुझे चाहिए होंगे। पर ये 45 बनाने के लिए मुझे एक चाहिए 5 और एक चाहिए 9, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 ज़्यादा आ गए और 9 कम आ गया, तो 9 जितने आएंगे वो आंसर होगा, और अगर 5 कम आ गए 9 ज़्यादा आ गए, जितने 5 होंगे वो आंसर आएगा। तो अब कुछ नहीं करते, आप ऐसे करो, 123 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा क्वेश्चन 24, ठीक। अब क्या करना है कि क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करते हैं आप, 24 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा क्या, 4 5 20, तो 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 5 के लिए तो 28, कि हमारे पास 28 टाइम्स 5 आ जाएगा, इसमें 28 टाइम्स 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 को चेक करना है हमने, ठीक है। हमने इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम, कि हम उसी नंबर को जिससे कि हमने वो निकालना होता है कि वो नंबर कितनी बार आएगा, जो फैक्टोरियल में नंबर दिया होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। जब आप उसको डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है उसको फिर से 5 से डिवाइड करते रहो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। तो यहाँ पे आ गया तो इतना ही होगा, और हम फिर क्वेश्चन को ऐड कर दो, तो 24 + 4 इज इक्वल टू 28। अब आगे चलते हैं। अब 9 के लिए है, तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, पर 3 प्राइम नंबर है, तो 3/2। तो इसमें एक 9 बनाने के लिए 2 3 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कितने 3 आते हैं, जितने भी 3 आएंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कि एक 9 बनाने के लिए मेरे को 2 3 चाहिए, ठीक है। पर 9 से कर नहीं सकता तो 3 से करूँगा। तो जितने भी अब 123 को डिवाइड करने पे 3 से जितने भी 3 आएंगे उसको मैं 2 से फिर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएंगे, क्योंकि एक 2 3 से एक 9 बनता है, ठीक है। तो आप करो 123 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन आता है आप चेक करो, इसमें क्वेश्चन आया 41, ठीक है। फिर 41 को फिर से डिवाइड करो आप 3 से, तो आपके पास आ गया 13। अब 13 को फिर से डिवाइड करो तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 आ गया यहाँ पे। फिर 3 आ रहा है, 3 3 1 ज़ा 3, तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ 3 41 + 13 + 3 + 1, ये आपके 3 आ गए यहाँ पे 58। अब आप 58 को डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि 2 बारी 3 यूज़ करने से एक 9 बनता है, तो मुझे चाहिए 9, तो ये आपका आ जाएगा 29। अब आप चेक करो कि 5 में से और 3 में से कौन सा कम है, 9 में से। तो 5 तो आपके पास 28 आए और 9 कितने आ गए 29। तो इसका मतलब इसके अंदर 28 5 है और 29 9 है। इस एक्सप्रेशन के अंदर इसका मतलब 28 तो 5 है, 5 कितने हैं 28, और 9 कितने हैं आपके 29। तो जो पर अगर अब 9 एक ज़्यादा है तो फिर 28 टाइम्स ही 45 बन पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28A, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप देखोगे कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। पर आप एक चीज़ देखो, ये डिवाइड करना है मुझे इससे, तो जब ये इससे डिवाइड करना है तो अगर ऊपर इसके फैक्टर जितने बन जाएंगे उतनी बार ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले 1152 के फैक्टर निकालते हैं। जितने जो उसके फैक्टर्स आएंगे, अगर वो ऊपर वाले नंबर में जहाँ जहाँ अवेलेबल होंगे वहाँ से वो उसको काटता जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल नंबर लेने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। इसमें मुझे हर एक नंबर को इंडिविजुअली 1152 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 1152 से हर एक इंडिविजुअल फैक्टोरियल 1 to फैक्टोरियल पावर 3 2 + 2 to पावर 3 और 2 to पावर 3 को डिवाइड करना पड़ेगा हर एक से।
तो आप क्या करो, सबसे पहले 1152 का वो निकाल लें, ठीक है। 1152 का आप निकालो वो फैक्टर्स, तो आप निकालेंगे 1152। अब ये 2 से सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से चेक करोगे आपके पास आएगा 567, फिर 2 से चेक करो, फिर आपके पास ये आ गया 288, ठीक है। अब फिर से चेक करो, अब इसे 288 आ गया। अब फिर से चेक करो 2 से 2144, इजंट इट। फिर आप फिर से 2 से 72, तो फिर ये आपका आ जाएगा 2 से 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, फिर 3 और ये 3 और ये 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1152 को आपका 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कितना है, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लिया। अब जिस जिस नंबर में इसके अंदर ऊपर वाले में जिस जिस में ये आता जाएगा उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 3 फैक्टोरियल को चेक कर लेता हूँ। अगर 3 फैक्टोरियल में ये कहीं भी इतना बन रहा होगा तो फिर वो 3 फैक्टोरियल भी हमने कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे के नंबर से चेक करेंगे। 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 को आप लिखो, एक 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर इससे तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ज़्यादा है, यहाँ फैक्टर कम है। तो आप 4 के ऊपर चेक करते हैं एक बारी, ठीक है। अगर 4 में इतने फैक्टर अवेलेबल हो गए ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1, तो ये नंबर 4 को डिवाइड कर दे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 4 फैक्टर को लिख दिया मैंने और 2 टू द पावर इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो जब आप इसको करोगे 4 फैक्टोरियल को, तो आपके पास क्या आता है, देखो 2 टू द पावर 3 आ रहा है, 3 टू द पावर 3 आ रहा है और 4 टू द पावर 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3। अब ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 3। तो इसके ये 2 टू द पावर 7 है और ये 3 टू द पावर आपका 2 है। तो इसमें ये फैक्टर आ रहा है, तो ये पूरा कट रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे उसमें फैक्टर मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी 1152 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर होंगे वो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि उसमें फैक्टर मौजूद है। तो मुझे सिर्फ कहाँ तक लेना है, इसका मतलब मुझे इन पहले 3 जो डिजिट्स हैं इसके अंदर, जो पहले 3 नंबर्स हैं ये वाले, मुझे इसी के अंदर रिमाइंडर फाइंड करना है, क्योंकि इसमें पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। बाकी सब में वो फैक्टर मौजूद है तो पूरे डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो आप इसको लिखोगे 1 फैक्टोरियल को तो 1 ही लिख दोगे, 2 फैक्टोरियल को लिखोगे आप 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे 1152 से, ठीक है। इसको आप करोगे 1152 से डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 2 जा 6 टू द पावर 3 आपके पास, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 टू द पावर 3 इज़ 8 प्लस 6 टू द पावर 3 हो जाएगा 216। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 216 जो आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 1152। तो अब क्योंकि ये 1152 से छोटा है 225, तो जब भी छोटा होता है तो फिर और डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब यही रिमाइंडर है आपका। तो इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बड़ा आसान है, ठीक। अब आप चलो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जब हम रिमाइंडर वाला कंसेप्ट कर रहे थे, कि अगर मेरे पास कुछ भी ऐसे आ जाता है ax प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर उस ऊपर वाले की पावर n, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। देखो अब आप इसको लिख लो 10 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 3 952। देखिए अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेरे को मैं करवा पा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे ही आता है। ये किसी भी स्टूडेंट को जो इस वीडियो को देख रहा है वो आसानी से इस किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है, अगर वो करना चाहे तो। प्रैक्टिस से सबको सब कुछ आ जाता है। इट्स नॉट लाइक कि उसको आएगा मुझे नहीं आएगा, सबको सब कुछ आता है प्रैक्टिस से, ठीक है। डिवाइड बाय 25, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप इसको लिख लो 1000 हो जाएगा ये तो आपका 10 पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आपके पास 729, इजंट इट।
टू द पावर 752। अब आप 12 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 1729 और ये आपके पास हो जाएगा क्या 1728 टू द पावर 752। मुझे पावर से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1728 इंटू 1 प्लस 1, 1728 को मैं लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसमें 1 ऐड, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1728 आएगा, प्लस 1 कर दूंगा तो 1729 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है 1728। अब देखो ये वही बन गया, ये मेरा ए हो जाता है, ये मेरा ए हो जाता है, और ये आपका आ गया एक्स। तो ये वही वाली फॉर्म बन गई कि ए एक्स प्लस 1 बाय ए टू द पावर एन, और एन मेरा यहाँ पे आ रहा है ये 752, ठीक है, एन बन गया आपका। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका आंसर है ए, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को ठीक से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है किसी कंसेप्ट में, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, 15 इंटू 37 इंटू 63 इंटू 51 इंटू 97 इंटू 17। ये कहता है कि अगर मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 5 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, तो मेरा एक 5 कॉमन जो यहाँ था वो मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा ना इसमें, उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 को यहाँ लिख लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा याद रखिएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे ऐसी टर्म्स, तो आप कुछ ना करें, इंडिविजुअल टर्म का रिमाइंडर निकाल लें, फिर उन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, और जो रिमाइंडर फिर आएगा वही आंसर है, ठीक है। मतलब उन टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करके जो ऊपर आपके पास नंबर आता है उसको फिर 20 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही है। अब 3 तो बहुत छोटा है, 20 डिवाइड में तो रिमाइंडर इसमें 3 आ गया। अब हमने नेगेटिव कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना रिमाइंडर का, तो इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। अब 40 के 37 है यहाँ पे, तो 40 पे पहुँचने के लिए इसमें 30 मतलब 40 था, तो 37 तक पहुंचने के लिए उसमें से -3 करेंगे। अगर आप कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर नहीं समझ रहे हैं तो आप इसका वीडियो देखें, इस चैनल पे अवेलेबल है रिमाइंडर वाले में, उसको आपको समझ आ जाएगा। फिर से इलस्ट्रेशन के लिए फिर से समझाते हैं आपको। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर छोटा होता है, ठीक है, इससे तो हम क्या करते हैं कि अब हमें इसका नियरेस्ट देखना है, इसका नियरेस्ट आएगा 40। अब इस 40 को 37 बनाने के लिए मुझे इसमें -3 करना पड़ेगा, तो मैं रिमाइंडर -3 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये 60 है, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 3 बच जाएगा अगर इसको आप डिवाइड करोगे इससे, तो ठीक है। अब आगे देखो, ये 51 है, तो नियरेस्ट इसका क्या है 60, तो 60 को 50 बनाने के लिए 9 करना है, तो यहाँ -9 आएगा। सिमिलरली ये 97 है, 97 को आप इसके नियरेस्ट होगा 100, तो 100 मेरे को 97 बनाने के लिए -3 करना पड़ेगा। अब ये 20 है, इसको 20 नियरेस्ट 20 होगा, तो 20 बनाने के लिए इसको भी -3 करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और जो भी आंसर आता है उसको चेक करो रिमाइंडर। जैसे कि आप करोगे 3, ये सारे ये पॉजिटिव बन जाएंगे, आपस में पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव थे तो पूरे दोनों पॉजिटिव बन जाएगा। आप 9 लिख लो इसको, 3 3 9 3 27 इंटू 9 9 81 बाय 20। अब कुछ नहीं करना, फिर से वही कंसेप्ट अपने अप्लाई करना है कि यहाँ पे रिमाइंडर तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 20 से काटोगे तो रिमाइंडर इंडिविजुअल 7, और यहाँ पे आपके पास 4 से करोगे तो 80 रिमाइंडर 1, तो ये आपका आ गया 7। नाउ मैंने ये देखा था कि मैंने यहाँ से 5 को काटा था, तो वो 5 बचा हुआ, तो इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 5, तो आपके पास आ गया 35। तो आपका आंसर है इसका ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर ये दिया हुआ है मेरे पास x381 8 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो हमने जो रिमाइंडर वाला चैप्टर किया था वीडियो में, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है 11 से तो उसको चेक करना है। तो क्या करते हैं कि जो टर्म्स ऑड प्लेसेस पे हैं और जो टर्म्स इवन प्लेसेस पे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और 0 या तो 0 आ गया तो भी डिविजिबल है, और अगर 11 का कोई फैक्टर आ गया तो भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो टर्म्स इवन और ऑड प्लेसेस पे हैं, जैसे कि उनको ऐड कर दो पहले, जैसे कि ये लो आप, ठीक है, x + 8, उन जो इवन प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर दो, ऑड प्लेसेस पे उनको ऐड कर दो, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 + 1। तो या तो ये 0 आ जाए
या फिर ये फैक्टर ऑफ 11 आ जाए। तो दोनों, जब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं कौन सी होती है इसमें। पहले आप देख लो इसका क्या आता है आपके पास, सॉल्व करेंगे इसको। ट्राई टू सॉल्व इट। x प्लस 8 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, ओ सॉरी x प्लस 4, ठीक है, ये आपका बनेगा यहाँ पे x प्लस 4। अब अगर इसको ज़ीरो करते हैं इक्वेट, या तो ज़ीरो आना था या फिर फैक्टर ऑफ 11। अगर ज़ीरो इक्वेट करते हो तो x इज इक्वल टू -4 आता है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको 11 के फैक्टर से चेक करो कि x प्लस 7 x प्लस 4 को अगर 11 बनाना है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। मेरे पास है कि मुझे x प्लस 4 को क्या बनाना है, 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, तो आपका आंसर हो गया 7 यहाँ पे A। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा वेरी डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, ये बहुत आसान है। आप बस क्या करें, आप फैक्टराइजेशन सीख लो, आधे डिविजिबल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फैक्टराइजेशन करनी आ जाएगी और ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास है x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14 प्लस 4 टू द पावर 15। आपको ये क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस जगह से इंस्पायर किए गए हैं या लिए गए हैं मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ी सी, उसी जगह से यूपीएससी भी क्वेश्चन उठा के मॉडिफाई करता है। एक एमबीए के लिए कैट की बुक आती है अरुण शर्मा करके, उस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन उठा के उनको मॉडिफाई करता है। पर आप क्योंकि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इतना टाइम नहीं है कि उस बुक को विजिट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे समझेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ कर लीजिए, आप यहाँ पे मत आइए, इस वीडियो को मत देखिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको देख लीजिए, और यहाँ पे हम आपको इजी वे में सॉल्व करा रहे हैं और आपका बेनिफिट होने वाला है इससे। 4 टू द पावर 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, अब ये बनेगा 4। ठीक है, क्योंकि ये पावर जब सेम होती है तो ऐड, जैसे कि 4 टू द पावर 11 लिखा है इंटू 4 टू द पावर सिर्फ 4 लिखा है 1, तो इसको मैं लिखता हूँ 4 टू द पावर 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 12। ठीक है, सिमिलरली आगे भी ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 13 में से 11 माइनस करोगे तो 4 टू द पावर 2, और यहाँ आएगा 4 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये आपका कॉमन आ गया 4 टू द पावर 11 इंटू, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस आपका 64 प्लस 256। अब आप इसको ऐड कर दो एक बार, क्या आता है देखते हैं कैसे सॉल्व हो पाता है, नहीं हो पाता, ये भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता ऐसे ना हो पाए सॉल्व। ये हमें बोल रहा है कि y क्या होगा, इफ़ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय y देन व्हाट y कैन बी। y क्या हो सकता है, ये नंबर जो है y से डिवाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसमें फैक्टर निकालने हमें, तो जो भी फैक्टर इसमें आ जाएंगे, ठीक है, वो y होगा, क्योंकि फैक्टर से ही वो नंबर डिवाइड हो पाता है। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 341। ओके, 341 आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पे 341 के फैक्टर देखो क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है 341 इंटू 1, और हो सकता है 11। इसको देखेंगे तो अगर आप इसको 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 341 आ जाएगा। आपको चेक करके दिखाते हैं। 31 इंटू 1 3, आपका 1 ये 3, तो आपका 341 आ गया। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो गई तो ये ऊपर वाला इससे डिविजिबल हो जाएगा। अगर y की वैल्यू इसमें से ठीक है, अब इसके y की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं। देखिए y हो सकता है 341, 11 और 31। तो y की वैल्यू इनमें से कोई भी हो गई तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो आपका आंसर देखो किस में है, ये a में है, तो आपका आंसर a बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन गोज लाइक अ नंबर x इज इक्वल टू, ये है कि एक नंबर है x इज इक्वल टू, नंबर आपके पास है 43/101 प्लस 23/101 इज डिवाइडेड बाय 66। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अब देखते हैं ज़रा। आप देखो 66, क्या इन दोनों को सम करके 66 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। अगर आ गया तो मतलब वो फैक्टर बन जाएगा एक अपना, तो ये फिर रिमाइंडर 0 देगा। 3 + 3 is 6
और ये 6 बन रहा है ये। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, इधर नीचे लिखो 43/101 प्लस 23/101 अपॉन में 43 प्लस 23, क्योंकि 66 को मैं ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फैक्टर आ गया इसका यहाँ पे, ठीक है। आप कह सकते हो a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a प्लस b आ गया ये, है ना। तो ये a प्लस b इसका फैक्टर हो गया। तो जब इसके फैक्टर हो गया ये, तो मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा जब पूरा डिविजिबल हो रहा है तो, ठीक है। आपका आंसर 0 आ गया। अब हम कॉम्प्रीहेंशन में चलते हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपसे पूछा गया था यूपीएससी CSAT 2023 के पेपर में, ठीक है। 2023 के पेपर में ये CSAT का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। आइए, रीड द फॉलोइंग डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो द पैसेज, योर आंसर टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, ठीक है। पढ़ते हैं। इन इंडिया, पढ़िए आप भी मेरे साथ। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, ठीक है। ये कह रहा है कि इंडिया में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका जो सेग्रीगेशन है, मतलब उस कूड़े को अलग अलग करना, गीले को सूखे को अलग अलग करना, वो बहुत रेयर है जहाँ से कूड़ा जनरेट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद इन्फॉर्मल सेक्टर, जो रिसाइकलिंग हो रही है वो इन्फॉर्मल सेक्टर के पास है। More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. 3/4 जो म्यूनसिपैलिटी का बजट है ना, वो तो सिर्फ कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में ही चले जाता है कूड़े के, जिसकी वजह से बहुत कम पैसा बचता है प्रोसेसिंग के लिए, रिसोर्स रिकवरी और डिस्पोजल के लिए। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन ऑल दिस? वेस्ट टू एनर्जी यहाँ कहाँ फिट होती है? आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, मतलब कि जो वेस्ट टू एनर्जी है वो सेग्रीगेशन के बाद, जब हम कूड़े को गीला सूखा में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी पे काम कर सकते हैं। बिटवीन वेट वेस्ट एंड रेस्ट, कलेक्शन रिसाइकलिंग बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल, ठीक है। मतलब लैंडफिल पे जाने से पहले कूड़े को सेग्रीगेट करके गीले और सूखे में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से आपका वेस्ट टू एनर्जी वाला प्रोसेस शुरू हो सकता है। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है हमें वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि कचरे में है क्या, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी उसमें कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जलाने पे कितनी ऊर्जा दे सकता है। द बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर 50%। जो इंडिया का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें बायोडिग्रेडेबल जो वो है कंपोनेंट है वो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड बायोमिथनाइजेशन ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि वो कचरा बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है या नहीं है। तो इंडिया में 50% से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें बायोमिथनाइजेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या कहता है ये। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड, ओके। कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। ये पैसेज ऐसा कहीं कह रहा है? नहीं, ये सिर्फ ऐसा कह रहा है कि जो 3/4 ऑफ द बजट है ना वो तो कूड़ा इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्ट में निकल जाता है, बाकी इसके लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो ऐसा ही कहीं नहीं कह रहा, तो आप इसको काट सकते हो। बाकी विच ऑफ द assumption गिवन अबव आर करेक्ट, ये कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ये करेक्ट नहीं है। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्निकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बेटर कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर पा रहा है, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है ये। तो इसमें से दोनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर आएगा, ये कह रहा है विच ऑफ द assumption गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी आंसर आएगा इसका, कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें। प्राइवेट सेक्टर के बारे में इसमें कहीं बात नहीं हो रही है, ये बस ये बोलना चाहता है कि ढंग से सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है और पैसा जो है वो कम मिल रहा है इस वाले रिसोर्स रिकवरी और रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज? जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ऐसा इसने कहीं नहीं कहा कि म्यूनसिपल वेस्ट, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट एक बहुत सस्ता प्रोसेस है, ऐसा कहीं नहीं कहा, तो इसको आप अभी काट सकते हो। बायोमिथनाइजेशन इज द मोस्ट आइडियल वे फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट, ये ऐसे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इसने ये कहा था कि
वो टेक्नोलॉजी उस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास वेस्ट कौन सा आ रहा है। तो अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो बायोमिथाइजेशन लगेगी। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि वो मोस्ट आइडियल वे है, ठीक है। इंडिया के केस में अगर ये बोलता कि इंडिया के केस में मोस्ट आइडियल बायोमिथाइजेशन होगी तो हम कह सकते थे, क्योंकि इंडिया में 50% से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ रहा है। तो ये वाला आपका आंसर कट जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। हाँ बिल्कुल, इसने ये कहा है यहाँ पे, देखो कि वेयर डज द वेस्ट टू एनर्जी फिट इन द सॉल, एलरेडी इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। की सेग्रीगेशन के बाद शुरू होता है कि आपने वेट कचरे को अलग कर लिया, सूखे को अलग कर लिया। ये हो सकता है, इसको भी रख लेते हैं कि ये हो सकता है, इसको सर्कल लगा लो, अगला पढ़ते हैं उससे पहले। द बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। ये भी गलत है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि इंडिया का पहले ही 51% से ज़्यादा है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया। तो आपका आंसर आ गया सी इसमें, ठीक है। So the correct answer to this is C. So with this, we are done with this assignment test number 6 solutions. I hope you like this video. If you think this lecture, this assignment is helpful to you, so you please share it with other people, okay? And if you think that you yourself can do it still, so आप कुछ नहीं करें, आप अरुण शर्मा की वो जो बुक है उसको उठा लें। अगर आपके पास टाइम है तो उस बुक से और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं वो क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि वो पूछ सकते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि मैंने एनालाइज किए हैं PYQ के, उसके हिसाब से वो जो डिविजिबिलिटी और कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर में क्वेश्चन पूछता है वो बेसिकली आपके फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले पूछता है। तो आप जितने उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा उन क्वेश्चंस को देख के ये करने में। सो you do one thing, you watch the video of rules of divisibility and concept of remainder and then try to solve these questions again by yourself. With this, your mind would become habitual of solving these questions again and again, and so in the main examination these questions would not be new for your mind, so you will be easily able to solve that. Okay, with this, thank you so much. You yourself can also prepare for CSAT, but this video is just to help you. It's not like I am charging something from you for this video. This video is just to help you, and since I have worked hard during my school days or college days on my mathematics, so my mathematics is fine. You can also work hard and do it. Remember, according to Feynman's technique also, anything can be learned very very easily in 21 days. कोई भी चीज़ आप जो है वो 21 डेज में सीख सकते हैं। मैं तो आपको 1 महीना दे रहा हूँ, 1 महीना 10 दिन ले रहा हूँ आपसे, आपको पूरा मैथमेटिक्स कराने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे साथ जुड़िए, इसको करिए। And if you can do it yourself, then it's also good. Thank you so much. Take care. Keep studying hard. You are definitely going to clear the CSAT.